इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहतरम मोहम्मद अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि अक्टूबर 2024 में जो प्राइवेटाइजेशन की कोशिश हुई और जो कल आपके राज में होगी, इन दोनों में क्या बुनियादी फ़र्क है? इस जो आपके दौर में हो रही है उसमें भी वही सरमायाकार हैं जो पिछली कोशिश में थे जनाब? फ़र्क तीन फ़र्क बड़े अहम हैं आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहला तो ये कि लास्ट टाइम जब ये प्राइवेटाइज हो रही थी 2024 में, तो पीआईए की बैलेंस शीट में नेगेटिव इक्विटी थी। तो इन्वेस्टर्स की डिमांड थी कि नेगेटिव इक्विटी के साथ वो कंपनी नहीं लेना चाह रहे थे। इस बार हमने कुछ लायबिलिटीज़ मूव की हैं और एक डेफर्ड टैक्स का जो बेनिफिट मिलेगा इन्वेस्टर्स को, उसका हमने एसेट रिकॉर्ड किया है, जिसकी वजह से इक्विटी पीआईए की पॉजिटिव है। और तो एक तो ये बड़ा फ़र्क है। दूसरा, इन्वेस्टर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कंफर्ट चाहिए थी कि जो जो गवर्नमेंट ने पीआईए की सेल में कंसेशंस दिए हैं वो आगे जाकर रिवर्स नहीं हो जाएंगे। तो उसके ऊपर उन्हें एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कंफर्ट चाहिए थी, वो हमने उन्हें दी है कि 15 साल तक चीज़ें रिवर्स नहीं होंगी, बिकॉज उनका खदशा था कि अगर रिवर्स हो गई तो सारा उनका बिजनेस मॉडल ही आउट हो जाएगा। और तीसरी चेंज ये है कि ओवरऑल पीआईए की जो परफॉर्मेंस रही है इन द लास्ट 1.5 ईयर्स, ऑल्दो ये चीज़ 2024 में भी थी, लेकिन इस बार चूंकि एक आध साल और गुजर चुका है, तो पीआईए से जो लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट ने 2024 के शुरू में हटाई थी, उनकी वजह से एक बड़ी क्लियर मैसेज आया है कि पीआईए की परफॉर्मेंस ऑन इट्स ओन जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है। ये तीन बड़े फ़र्क हैं। आपने ये फरमाया लो पॉलिसीज़ जो हैं वो नहीं होंगी, इसके अलावा सरमायाकारों को और कोई ख़ास जो है मराहत आप लोग दे रहे हैं? नहीं, इसमें जो दो तीन मेन चीज़ें हैं, एक तो है कि रीजन में या दुनिया में ज़्यादातर मुल्कों में अगर आप एयरप्लेन्स लेते हैं या इंजन लेते हैं तो उसके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स नहीं लगता। पाकिस्तान में जीएसटी था, तो बिडर्स की डिमांड थी कि अगर जीएसटी हमें देना है तो कभी भी कम्पीट नहीं कर सकेंगे रीजनल एयरलाइंस, और पाकिस्तान की ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। तो एक तो ये जीएसटी हटाया गया है। दूसरी चीज़, जो इन्वेस्टर्स हैं, चूंकि बड़ी ट्रांजैक्शन है तो एक इन्वेस्टर अलोन तो कोई नहीं है एयर ब्लू के अलावा, बाकी कंसोर्टियम्स हैं, तो वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे जिसमें वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और वो एंटिटी इन्वेस्ट करेगी पीआईए के शेयर्स में। तो वो 2 बार टैक्स लगता, तो उन्होंने कहा जी एसपीवी जो बना रहे हैं वो तो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि पीआईए में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो एक डबल टैक्सेशन की लेयर ख़त्म होनी चाहिए। तो हमने आईएमएफ से बात की और उन्होंने उस पर अग्री कर लिया है कि वो ये है। तीसरा, जो नेगेटिव इक्विटी वाली बात थी, तो उसके लिए जो कुछ लायबिलिटीज़ थी उनका ये पॉइंट था कि लायबिलिटीज़ हटा दी जाएं। हमने वो सारी लायबिलिटीज़ तो हमने नहीं मानी। उनका बिडर्स का जो व्यू था वो तकरीबन 57 बिलियन रुपीज़ की लायबिलिटीज़ हटाना चाह रहे थे। हमने उसमें से 33 की लायबिलिटीज़ हटाई हैं, 26 की रहने दी हैं, और 33 के अगेंस्ट हमने 12 बिलियन का एक एसेट भी हटाया है। तो गवर्नमेंट ने नेट 21 बिलियन की लायबिलिटीज़ हटाई हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और जो इंसेंटिव्स यही दिए गए हैं, इसके अलावा कोई और इंसेंटिव नहीं है। हमने कुछ चीज़ों की प्रोटेक्शन इंग्लिश लॉ में उन्हें दी है ताकि उन्हें ज़रा एक एडिशनल कंफर्ट मिले, उनकी डिमांड थी तो हमने उस पर एग्री किया। लेकिन एग्रीमेंट्स जो हैं, जो सेल एग्रीमेंट है, वो पाकिस्तानी लॉ में ही गवर्न होगा। अच्छा, गुज़िश्ता मरतबा जब आप लोगों ने बिडिंग हो रही थी तो रेफरेंस प्राइस जो थी वो आप लोगों ने 85 अरब रुपए मुकर्रर की थी। इस बार जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि पीआईए की फाइनेंशियल हेल्थ भी कुछ अच्छी हुई है, क्या रेफरेंस प्राइस बढ़ने की उम्मीद है? इस वक्त मेरे लिए कमेंट करना मुश्किल होगा, क्योंकि रेफरेंस प्राइस जब बिड आ जाती हैं उसके बाद हम लेके जाते हैं पीसी के बोर्ड के पास और कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के पास, तो फिर ये एक कंबाइंड एक फ़ैसला होता है तमाम लोगों के मशावरत के बाद। पहले हमारा बोर्ड उसको बहुत डिटेल में देखता है और फिर कैबिनेट कमेटी देखती है। तो इसका फैसला तो कल ही होगा कि वो रेफरेंस प्राइस वही होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ये तो कल फैसला होगा। तो इसके ऊपर कमेंट करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। लेकिन कुछ चीज़ों में चीज़ें बेहतर हुई हैं और कुछ चीज़ों में चीज़ें बुरी भी हुई हैं, ताकि एक बैलेंस रेफरेंस प्राइस चाहिए होगी। जैसे कि लास्ट ईयर जब ये हो रही थी तो पीआईए के 21 प्लेन चल रहे थे, आज 18 प्लेन चल रहे हैं। तो एक तो ये है, प्लस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर में होना था वो नहीं हुआ, तो वो डिले हो गया है। तो इस ट्रांजैक्शन में पिछले एक साल की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें दोनों ही हुई हैं। तो हमें तमाम फैक्टर सामने रखकर इसकी रेफरेंस प्राइस रखनी होगी, डिसाइड करनी होगी। अच्छा, बोलियां डालने के बाद जो है रेफरेंस प्राइस सामने आएगी, समझ में आ गई ये बात।
उसके बाद क्या होगा, जरा वॉक थ्रू करवाएंगे आप हमें इस पूरे प्रोसेस से? जी, बिड्स जो आएंगी सुबह वो सील बिड्स होंगी, इन सील बॉक्स वो डाली जाएंगी मीडिया के सामने, और उसके बाद हम जाएंगे पीसी बोर्ड और कैबिनेट कमेटी के पास इसकी रेफरेंस प्राइस अप्रूव करवाने के लिए। वो रेफरेंस प्राइस जो भी अप्रूव होगी फिर हम 3:30 बजे वापस आएंगे तमाम अप्रूवल्स लेकर, और फिर हम मीडिया के सामने वो बिड्स खोलेंगे। जो बिड्स खोलेंगे हम अनाउंस करेंगे। अगर एक से ज़्यादा बिड्स रिजर्व प्राइस से ऊपर होगी तो फिर ओपन ऑक्शन होगा, फिर जो हाईएस्ट प्राइस देगा उसे मिल जाएगी। अगर एक बिड ऊपर होगी और बाकी नीचे होंगी, या एक से ज़्यादा नीचे हुई, ये तमाम ही नीचे हुई रिजर्व प्राइस से, तो फिर जिसकी हाईएस्ट बिड होगी उसको फर्स्ट राइट मिलेगा टू मैच द रिजर्व प्राइस। अगर उसने मैच नहीं की तो फिर दूसरे को मिलेगा। इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। अगर रेफरेंस प्राइस को मैच कर दिया गया तो फिर इसके बाद क्या बोली के ऊपर जाने की जरूरत नहीं होगी? नहीं, रेफरेंस प्राइस अगर एक से ज़्यादा लोगों ने मैच कर दिया है, या अगर एक से ज़्यादा लोग रेफरेंस प्राइस से इससे ऊपर हैं, तो फिर ओपन ऑक्शन होगा, फिर जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसे मिल जाएगी। 92.5% तो दोबारा पीआईए में लग जाएंगे, दोबारा यानी कि कंपनी में लगेंगे। हुकूमत को कोई 7.5% बचेगा ऑफ दैट 75%, ठीक है ना? इससे निचकारी का खर्चा तो निकल ही आएगा मेरे ख्याल में, लेकिन ये कोई रकम तो कोई बड़ी रकम तो ना हुई जी। नहीं, एक्चुअली ये 7.5 जो है ये तो 75% का है। इसके अलावा 25% जो है वो तो गवर्नमेंट के पास स्टेक रहेगा, या तो रहेगा या गवर्नमेंट बेचेगी। तो सिर्फ 7.5% गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा, ये तो हमें कैश मिल रहा है। और इसके अलावा जो 25% गवर्नमेंट के पास स्टेक बच जाएगा, और चूंकि वो बिडर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे पीआई में 92.5%, तो उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसकी वैल्यू बनेगी 25% की, वो भी गवर्नमेंट के पास रहेगी। ये जो 25% जो हुकूमत के पास है, क्या उसे बेचने का इरादा है? ये भी रिपोर्ट हुआ है कि जो सक्सेसफुल बिडर होगा वो भी इसको खरीद सकता है अगले 12 माह में। दे हैव 3 months टू डिसाइड। 90 दिन में उन्हें डिसाइड करना है कि वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर वो लेना चाहते हैं तो 90 दिन में उन्हें बताना है। उसकी पेमेंट के लिए हमने उन्हें 12 महीने दिए हैं। असल में कुछ बिडर्स की डिमांड थी कि अगर उन्हें 100% नहीं मिले, 100% का ऑप्शन नहीं होगा तो बिडिंग में आना ही नहीं चाहते थे। और कुछ बिडर्स जो थे वो 75 से ओके थे। 75 से नीचे तो किसी का भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि 75% पे उन्हें मैनेजमेंट कंट्रोल कंप्लीट मिल जाता है, इंक्लूडिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन की जो मैटर्स हैं वो। तो इसलिए हमने अलाउ किया है कि 100% 90 दिन के हमें बता दें कि बाकी 25 उन्हें चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी, वो जो पैसा डलेगा उसके बाद जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसके हिसाब से। पीआईए मुलाजमीन के लिए क्या किया गया? बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इस वक्त क्या तादाद है उनकी? क्या उनकी नौकरियां बरकरार रहेंगी? कोई श्योरिटी है? जी, अभी 6,500 लोग हैं, और ये नंबर तकरीबन 11-11,500 था आज से 5 साल पहले। तो नंबर तो काफ़ी नीचे आ गया है। और इनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने 12 महीने तक की कंडीशन रखी है कि कोई भी एम्प्लॉई जो उसको निकाल नहीं सकते बिडर्स। तो 12 महीने तक की जॉब सिक्योरिटी है, और इसके साथ साथ जो भी उनके पर्क्स हैं, जो भी उनके पेंशन हैं, जो भी उनके बाकी कॉम्पनसेशन के टर्म्स है, वो सब सेम रहेंगे, उसमें चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अपने वक्त में तो कहते हैं ना कि पीटीसीएल की भी जो प्राइवेटाइजेशन थी बड़ी शफाफ हुई थी, फिर बाद में एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। इस बार कहा जा रहा है कि कोई तनाज़ा ना खड़ा हो, आपकी नीयत अच्छी भी हो, पाकिस्तान में तनाज़ा बनाना कितना मुश्किल काम है जनाब? ये 2 चीज़ें हैं। एक तो कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब जैसे कि हमने एडवर्टाइज़ किया था, इसमें जिसका भी इंटरेस्ट हो वो आए पूरी दुनिया में। हमने लोकल के अलावा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज़ किया। हमने मार्केटिंग की, लोगों को ट्राई की कि कन्विंस करने की कि वो आए इसके अंदर। और फिर जिन लोगों ने अप्लाई किया, एक बड़ा साइंटिफिक क्राइटेरिया था। उनमें से जिन लोगों ने वो क्राइटेरिया मीट किया वो प्री क्वालिफाई हुए। सब लोगों ने ड्यू डिलिजेंस की, और अब 3 लोग हैं जो कि बिडिंग में जा रहे हैं। अब बिडिंग के अंदर भी अगर रेफरेंस प्राइस से ऊपर अगर एक से ज़्यादा होंगे तो फिर ओपन ऑक्शन होगा, फिर जो ज़्यादा पैसे देगा उसे मिल जाएंगे। और अगर नीचे होगा तो मैंने आपको बताया क्या प्रोसेस होगा। तो ये ट्रांसपेरेंट पूरा प्रोसेस तो इस हिसाब से फॉलो हुआ है। तो इसके अंदर दूसरी बात ये कि जो आपने पीटीसी की एग्जांपल दी, तो इस बार जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो एग्रीमेंट है, वो काफ़ी डिटेल में उसको एक क्लॉज को, एक चीज़ को देखा गया है। तमाम बिडर्स ने देखा है, हमने देखा, हमारे एक्सटर्नल इंटरनल लॉयर सब ने देखा है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि कोई ऐसे तनाज़े की चीज़ तो नहीं है। लेकिन हाँ, किसी भी ट्रांजैक्शन में जब कोई प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शन होती है तो उस वक्त कुछ कंडीशन रहती होती हैं जो कि क्लोजिंग से पहले कंप्लीट करनी होती हैं। तो उसकी एक लिस्ट है जो कि हम कंप्लीट करेंगे क्लोजिंग से पहले। और अगर वो क्लोजिंग से पहले कंप्लीट नहीं होंगी तो फिर जारी बात है क्लोजिंग डिले होगी, लेकिन वो इंशाल्लाह 90 दिन में हो जाएगी, हमारा अंदाजा है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला तनाज़े की सूरत अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी कोई भी। जो भी पीआईए खरीद, उस पर कोई ऐसी शर्त जो है आयद होगी कि वो इसमें मजीद सरमाया डाले ताकि
नए जहाज खरीदे जा सकें, फ्लीट बड़ा हो सके? ये देखें ना, जो 75% की बिड होगी उसका 92.5% तो कंपनी के अंदर जाएगा। तो पैसा जाएगा ही इसलिए कि जो पीआई के ऑपरेशंस हों वो स्मूथली चलें, जो लाइबिलिटीज़ हों वो टाइम पर पे हों, जो प्लेन्स एक्वायर किए जाएं, जो इंजन जिनके पास पड़े हुए ख़राब हैं उनको सही किया जाए। तो जो एक पर्पज़ है कि 92.5% पैसा हम कह रहे हैं कंपनी के अंदर डाला जाए, उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि पीआई को रिवाइव किया जाए, उसके अंदर प्लेन्स आएँ, जो रूट्स हैं उसके ऊपर प्लेन्स चलें और पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम हो। उसी वजह से सारा पैसा उसके अंदर जा रहा है। अच्छा, ये पीआई के पास मुझे कहते हैं लैंडिंग राइट्स तो बहुत अच्छे खासे हैं। जी जी, 78 डेस्टिनेशंस के इनके पास अप्रूवल है, 170 स्लॉट्स हैं ग्लोबली। तो पीआई के पास मैं लोगों से यही कहता हूँ कि एक तरफ पूरी मार्केट है, कस्टमर है मौजूद है, 25 करोड़ का लोगों का मुल्क है, उसमें हज, उम्रा, ग्लोबल ट्रैवल के तमाम कस्टमर्स मौजूद हैं, तो डिमांड इज नॉट एन इशू। दूसरी तरफ सारे जो स्लॉट्स हैं, लैंडिंग राइट्स हैं, वो भी अवेलेबल हैं। तो जो ज़रूरत है वो 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए ठीक ठाक, जो कि इंशाल्लाह होगी अल्लाह ने चाहा। दूसरा ये कि इसके अंदर इक्विपमेंट अच्छा एक्वायर हो, प्लेन्स एक्वायर हो। और तीसरा इसकी मैनेजमेंट ठीक हो। मैनेजमेंट अभी भी ठीक है, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो जो अपने सिस्टम्स लाता है, जो अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी लाता है, जो एफिशिएंसीज लाता है, तो उसी से सारे बिजनेसेस चलते हैं। तो एवरीथिंग इज रेडी, वी नीड प्राइवेट सेक्टर टू कम इन, पैसा डालें, प्लेन्स एक्वायर करें, अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाएं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मुस्तकबिल पीआईए का मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है। जी अच्छा, लोग ये भी बड़ा सवाल कर रहे हैं, बैरूनी सरमायाकार क्यों नहीं है बिडिंग के प्रोसेस में? क्या आप लोगों ने जानबूझकर उन्हें दूर रखा है या फिर उनकी एकदम दिलचस्पी है? असल में होता यह है अमर साहब कि जब कभी कोई चीज़ें, अक्सर होता है कि हम कोई बेचने जा रहे होते हैं तो चीज़ें नहीं बिक रही होती हैं, और जब वो बिक जाती हैं तो बहुत उसके बायर्स खड़े हो जाते हैं। मुझे याद है आज से कुछ अर्से पहले, मैं तो नहीं था यहाँ पे, एसएमई बैंक गवर्नमेंट बेचने की कोशिश कर रही थी, बड़ी कोशिश की, वो एसएमई बैंक नहीं बिका, गवर्नमेंट को मजबूरन बंद करना पड़ा। आज लोग मुझे कहते हैं काश हमें उस वक्त हम सोच लेते, हम एसएमई बैंक ले लेते। फर्स्ट पेमेंट बैंक लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने G2G के अंदर निगोशिएशन शुरू की, हमने यूएई के ग्रुप को दिया 5 अरब की वैल्यूएशन पे। आज लोग मुझे कहते हैं जी हमें पता होता हम ले लेते हैं। सिमिलरली पीआईए में जब हम इस बार हमने प्रोसेस शुरू किया अप्रैल के अंदर, तो एक मुश्किल मरहला था, हमने लोगों को मार्केटिंग की, हमने ग्लोबली भी रीजन में भी मार्केटिंग की, और लास्ट टाइम जब अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी मार्केटिंग हुई थी, तो लोगों का इतना इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आज की तारीख में जब ये बिडिंग इंशाल्लाह कल हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे 3 मुल्कों से लोगों ने पिछले 1 माह में कांटेक्ट किया कि जी हम आना चाहते हैं, लेकिन अब उनको हम ला नहीं सकते हैं बिकॉज बहुत देर हो चुकी है, प्रोसेस बहुत आगे निकल गया। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप एग्जिस्टिंग कंसोर्टियम से बात कर लें और एग्जिस्टिंग बिडर्स से आप बात कर लें। तो बाहर से इंटरेस्ट जिस वक्त हम चाह रहे थे उस वक्त नहीं था, आज की तारीख में है, लेकिन अब तो खैर देर हो चुकी है और ये बिडर्स से बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो लोकल जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो काफ़ी आगे आके बिजनेसेस एक्वायर करना चाह रहे हैं। अगर आप देखें तो बैंकों के अंदर इंटरेस्ट है लोकल ग्रुप्स का, अभी रफान मेस की डीलिंग हुई, डिस्कोस के अंदर जो मैं देख रहा हूँ लोगों का इंटरेस्ट है, तो ओवरऑल इंटरेस्ट तो है। और मेरा ख्याल है कि यही लोग आप देखेंगे कि बाहर वालों को भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे पाकिस्तान। ये बताइए कि फौजी फर्टिलाइजर लिमिटेड क्यों पीछे हटा, और क्या जीतने वाली पार्टी के साथ अब वो शामिल हो सकेगा बाद में, या जीतने वाली पार्टी जो है किसी बैरूनी सरमायाकार को अपने साथ शामिल कर सकती है? जी जी, हमने ये कंडीशन रखी है कि कोई भी पार्टी अगर बिड में जाती है तो बिड में अगर वो हार जाती है तो फिर वो विनिंग कंसोर्टियम को ज्वाइन नहीं कर सकती है। इसलिए कि ये तो बड़ा आसान है कि 2 पार्टियां बिड में जाए, एक हार जाए एक जीत जाए, और जो हारेगा वो जीतने वाले को ज्वाइन कर ले, तो कोल्यूजन हो जाएगी। लेकिन जो पार्टी बिड में नहीं है इन्वॉल्व, वो अगर ज्वाइन करना चाहे विनिंग कंसोर्टियम तो कर सकती हैं। ना सिर्फ फौजी, कोई भी एंटिटी चाहे पाकिस्तानी हो या बाहर की हो, विनिंग कंसोर्टियम को ज्वाइन कर सकती है। तो फौजी फर्टिलाइजर अगर तो विनर को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन तो उनका अपना डिसीजन है, वो ज्वाइन करते नहीं करते मुझे उसका अंदाजा नहीं है। सेकेंडली हमने कंडीशन ये रखी है कि जो नए लोग ज्वाइन करेंगे वो लीड कंसोर्टियम मेंबर की एक रिक्वायरमेंट थी कि कितनी नेटवर्थ हो, कितनी लिक्विडिटी हो। उसके अंदर पाकिस्तान से काफ़ी सारे ग्रुप उसको मीट करते हैं, या फिर कोई इंटरनेशनल एयरलाइन हो या एविएशन एक्सपीरियंस हो। तो दुनिया से, बाहर से, पाकिस्तान से जो भी चाहे वो विनिंग कंसोर्टियम को ज्वाइन कर सकता है। मैक्सिमम 2 लोगों को वो ज्वाइन कर सकते हैं अपने साथ, इससे ज़्यादा हमने अलाउ नहीं किया। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये, ठीक है पीआईए एक बिग टिकट आइटम है, इसके बाद कौन सा इदारा जो है वो बराए फरोख्त होगा? देखिए, बिग टिकट के अंदर तो ज़री तरक्याती बैंक इज़ अ डिसेंट साइज ट्रांजैक्शन, स्टेट लाइफ एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है। जो एयरपोर्ट्स के कंसेशन आएंगे वो सेल तो नहीं है, कंसेशन है, उसमें कराची और लाहौर में बड़ी मैसिव एक्सपेंशन की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो होंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए होगा आने वाले वक्तों में और 2026 में, वो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है। डिस्कोस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा बुरा हुआ है, स्टाफिंग भी ठीक ठाक है,
लॉसेस भी रहे हैं और पंजाब के डिस्कोस की प्रॉफिटेबिलिटी रही है, लेकिन फिर भी इट्स अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन और पावर सेक्टर, ओवरऑल एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान के अंदर माजी में इश्यूज रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए, लेकिन उसके अंदर आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह 2026 में हम कुछ डिस्कोज इंशाल्लाह ताला बेच देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि फ़रोख्त करने की क्या तैयारियाँ हैं, कैसे तैयारियाँ हुई हैं।